हेलो झारखंड, वेलकम टू एलईजी। आज के इस क्लास का टॉपिक है हिंदी भाषा ज्ञान, जिसका यह क्लास नंबर 69 रहेगा। सारे पार्ट्स आप लोग जरूर विजिट कर लीजिएगा। पेपर 1 में और पेपर 2 में भी आपको हेल्प हो जाएगा, क्योंकि पेपर 2 में भी व्याकरण का सेक्शन मेंशन है। जेएसएससी सीजीएल, जेएसएससी एक्साइज, एसआई और नगर पालिका जैसे एग्जाम के लिए ये लेक्चर काफी फ्रूटफुल रहेगा। क्लास में शुरू करता हूँ एक क्वेश्चन के साथ। इस क्वेश्चन का आप लोग आंसर जरूर कीजिएगा। पृथ्वीराज रासो हिंदी साहित्य के किस काल में लिखा गया? आदिकाल, भक्तिकाल, रीतिकाल या फिर आधुनिक काल? इस क्वेश्चन का आप लोग आंसर जरूर कीजिएगा। बाकी इसका पीडीएफ आपको टेलीग्राम पे मिलेगा। और हाँ, पीडीएफ में आपको उतना सारा चीज़ प्रोवाइड नहीं कराया जाएगा जितना मैं एक्सप्लेनेशन वीडियो में देने वाला हूँ, इसीलिए क्लास को ध्यान से सुनिएगा। लाइक करके वीडियो को शेयर जरूर कर दें। और पीडीएफ आपको टेलीग्राम मिलेगा, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल है, कनेक्ट जरूर रहिएगा। आइए क्लास को स्टार्ट करते हैं। लेट्स गियर अप। पहला क्वेश्चन है, क्वेश्चन काफी इंटरेस्टिंग है और इंपॉर्टेंट है, तो ध्यान से सुनिएगा। एक्सप्लेनेशन काफी ज्यादा मैं देने वाला हूं। रेलगाड़ी किन भिन्न भिन्न भाषाओं के शब्दों के जोड़ से बना है या मिलकर बना है? तो आप लोग सब सुने होंगे तत्सम शब्द, सुने या नहीं सुने हैं? एक होता है तद्भव शब्द, तत्सम हो गया, तद्भव हो गया। फिर एक देशज होता है, उसके पहले वी लगा दीजिए, देखो गया विदेशज। और एक होता है संकर। यहाँ पे यह जो है से दंत स है ना, तालव्य स नहीं, ठीक है। अभी तो सावन में सबको शंकर भगवान ही नजर आ रहे होंगे, तो ये वाला स है, ठीक है। तो इतने सारे शब्द आप लोग सुने होंगे। तो इसमें एक शब्द होता है संकर, जिसका डेफिनेशन या परिभाषा क्या है? तो बोला जाता है कि दो भिन्न भिन्न भाषाओं के मेल से जो शब्द बनता है उसे संकर शब्द कहा जाता है। तो रेलगाड़ी जो है से उसी तरह का शब्द है, जो कि एक अंग्रेजी और हिंदी के मेल से बना है। तो इसका सही आंसर बी हो जाएगा। बाकी कुछ मैं शब्द बताऊँ, इसको डिस्प्लेन कर देता हूँ। तत्सम शब्द क्या होते हैं? अगर कुछ ऐसे शब्द होते हैं जो संस्कृत से हिंदी भाषा में ज्यों का त्यों ले लिया जाता है तो उसे तत्सम बोलते हैं। अगर परिवर्तन करके संस्कृत से हिंदी में लाया जाता है शब्द को, उसको तद्भव कहा जाता है। देशज शब्द होते हैं, जिन शब्दों को उत्पत्ति के बारे में आता पता लापता हो उसको देशज शब्द कहा जाता है। विदेशी शब्द क्या होते हैं? जो दूसरे भाषाओं से शब्द लिया गया, जैसे अंग्रेजी ले लिए, फारसी ले लिए, अरबी भाषा शब्द ले लिया गया, तो उसको विदेशी शब्द कहा जाता है। और संकर का तो डेफिनेशन यहाँ पे दिया हुआ है कि भिन्न भिन्न भाषाओं के शब्दों के जोड़ से या मेल से जो शब्द बनते हैं उन्हें संकर शब्द कहा जाता है। तो यहाँ पे इसका आंसर हो जाएगा अंग्रेजी और हिंदी। अब कुछ सुनिएगा ध्यान से, जैसे कुछ शब्द है टिकट घर, ये भी एक संकर शब्द है। उसके बाद राजमहल, राजमहल में तत्पुरुष समास भी है, ये भी ध्यान रखिएगा। उसके बाद है आपका मोमबत्ती, ये शब्द में जो है से आपको देखने को मिलेगा, ये सब संकर शब्द है। बाकी आप लोग अगर झारखंड से बिलोंग करते होंगे तो आपको एक पता होगा, डाल्टनगंज जो है से एक जगह है पलामू प्रमंडल में, यानी कि पलामू डिस्ट्रिक्ट में। अब इसका नाम मेदिनीनगर है। तो डाल्टनगंज को देखिएगा ना, तो यह भी जो है से एक संकर शब्द है, जो कि अंग्रेजी और फारसी से मिला है। यह जो है से अंग्रेजी का शब्द है, यानी कि इंग्लिश का शब्द है, और गंज जो है से फारसी का शब्द है, ठीक है। तो इसको ध्यान रखिएगा। तो दो शब्द मतलब भाषा से यह भी बना हुआ है डाल्टनगंज। आंसर इसका बी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से अग्नि का पर्यायवाची नहीं है? आग, अनल, अनिल, वैश्वानर। सही आंसर इसका सी होगा। अनिल जो है से अग्नि का पर्यायवाची नहीं है। आग, अनल, वैश्वानर होता है, ठीक है। पावक भी होता है। ये सब जो है अग्नि के पर्यायवाची हैं। अनिल का मतलब हवा होता है, कंफ्यूज मत कीजिएगा। और हाँ, इसीलिए दिया गया है ना कि अनल का मतलब जो होता है से आग होता है, ठीक है। अनिल का मतलब नहीं होता है, अनल का मतलब होता है। तो हो सकता है थोड़ा आप लोग कंफ्यूज कर जाएं, तो कंफ्यूज मत कीजिएगा। अनिल जो है से उसका मतलब हवा होता है, अनल मतलब आग होता है। तो हवा बोलिए, वायु बोलिए, पवन बोलिए, समीर बोलिए, ये सब जो है अनिल के या फिर हवा के पर्यायवाची शब्द हैं, ठीक है। अनिल, हवा, वायु, पवन, समीर, ये सब इसके पर्यायवाची हो जाएंगे। आंसर इसका सी हो जाएगा। अनिल मतलब हवा होता है, न कि आग, अग्नि। सदानंद में संधि आपको बताना है। तो व्यंजन संधि, स्वर संधि, गुण संधि या फिर यन संधि। तो इसका देखिएगा तो संधि विच्छेद कीजिए, सत प्लस आनंद होगा, ठीक है, आनंद। तो सत में यहाँ भी आपको दिख रहा होगा कि व्यंजन है सत, ठीक है। त है यहाँ पे, ठीक है, हलंत लगा हुआ है, यानी कि यह पूरा नहीं है। त रहता है ना, तब त जो है से त हलंत प्लस अ से मिलकर बना होता है, तब इसमें आप लोग जो है से स्वर समझ सकते हैं। यहाँ पे त लग गया, इसका मतलब क्या हो गया? तो यहाँ पे जो है से यह व्यंजन हो गया, और यहाँ पे अ लगा है।
तो व्यंजन या फिर व्यंजन के स्वर से मेल से जो शब्द बनेगा उसे व्यंजन संधि कहते हैं। संधि 3 प्रकार के होते हैं, आगे डिस्कस करता हूं। आपकी यात्रा मंगलमय हो किस प्रकार का वाक्य है? तो पहले तो आइए तो कुछ डिस्कस कर लेता हूं। यहाँ पे वाक्य का वर्गीकरण देखिएगा तो 2 तरह से आपको ना पूछा जाता है कि रचना के आधार पर वाक्य के भेद कौन कौन होते हैं। 3 तरह का होता है। नंबर में इंपोर्टेंट है, सरल वाक्य जिसको साधारण वाक्य नाम से भी जाना जाता है, संयुक्त वाक्य या फिर मिश्रित या मिश्र वाक्य। 3 तरह का होता है रचना के आधार पर। ये वर्ड इंपोर्टेंट रहेगा, रचना के आधार पर वाक्य के कितने भेद होते हैं। अर्थ के आधार पर वाक्य के 8 भेद होते हैं। पॉइंट ध्यान रखिएगा, डायरेक्ट सब क्वेश्चन अलग अलग एग्जाम में पूछा जा चुका है। विधानवाचक, इच्छावाचक, आज्ञावाचक, निषेधवाचक, प्रश्नवाचक, विस्मयादिबोधक, संकेतवाचक, उसके बाद संदेहवाचक। तो आंसर आपका हो यहाँ पे हो जाएगा आपकी यात्रा मंगलमय हो, यह इच्छावाचक है। इच्छा के बारे में बात कर रहे हैं, मनोकामना ये सब, अगर या शुभकामना ये सब के बारे में बात करते हैं तो वो सब होता है इच्छावाचक हुआ। तो आपकी यात्रा मंगलमय हो, तो हम लोग जो है से कामना शुभकामना दे रहे हैं, ठीक है, कामना करें एक तरह से कि आपका यात्रा जो है मंगलमय हो। तो एक इच्छावाचक वाक्य का उदाहरण है। बाकी ये सब पर तो क्वेश्चन कम आते हैं। रचना के आधार पर सरल वाक्य पहचानने का तरीका, संयुक्त वाक्य और मिश्रित वाक्य पहचानने का तरीका आपको पता होना चाहिए। इससे क्वेश्चन भर भर के आता है, तो ध्यान रखिएगा। मेरा सारे लेक्चर आप लोग अगर कंटिन्यू होंगे तो देखे होंगे, तो मैं डिटेल में ये सब डिस्कस कर चुका हूँ। आकाश के तारे तोड़ लाना, मुहावरे का क्या अर्थ है? तो बहुत बड़ा या फिर असंभव कार्य करना, ठीक है। तो दुनिया में कुछ असंभव नहीं होता है, इम्पॉसिबल जैसा कुछ वर्ड ही नहीं होता है, ठीक है। देखिए अभी हम लोग चंद्रयान जो है से लॉन्च करके सफलतापूर्वक लैंड करा दिए, ठीक है। तो इम्पॉसिबल नहीं होता, इम्पॉसिबल खुद कहता है कि आई एम पॉसिबल, ठीक है, आओ मुझे पॉसिबल करो, तो ये संभव होता है। तो ध्यान रखिएगा, आकाश के तारे तोड़ना, देखिएगा एक दिन जो हम लोग आकाश के तारे भी तोड़कर लाएंगे, ठीक है, वो दिन जो दूर नहीं है। बहुत बड़ा या फिर असंभव कार्य करना, मुहावरा जैसे खुद में एक मुहावरा है, यह एक अरबी शब्द है ना, ध्यान रखिएगा। क्या हो रहा है पेन? अरबी शब्द है जिसका मतलब होता है अभ्यास करना, मुहावरा। टिप्पण की भाषा होनी चाहिए, जेएसएससी एक्साइज वाला थोड़ा ध्यान से सुनिएगा। पेपर 2 में आपका पत्र लेखन मेंशन है, उसी में यह क्वेश्चन आपको पूछा जा सकता है। तो टिप्पण का सबसे पहले आप लोग ध्यान रखिएगा, संबंध किससे है? तो इसका संबंध ऑफिस से है, कार्यालय से इसका संबंध है, पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट है कि अगर मान लेते हैं कोई ऑफिसर है, जो कार्यालय में जो अधिकारी हैं, वह जो है टिप्पण का प्रयोग करते हैं। और टिप्पण कब होता है? तो किसी विषय पर अगर सुझाव देना होता है अधिकारी को, तब वे लोग जो है टिप्पण का प्रयोग करते हैं सुझाव के लिए, ठीक है, ये चीज ध्यान रखिएगा, सुझाव के लिए। तो इसकी भाषा क्या होनी चाहिए? तो इसकी भाषा भाव प्रधान होनी चाहिए। कल्पना प्रधान भी लेंदी हो जाएगा, काव्य भाषा नहीं होना चाहिए, सब लोगों को समझ में नहीं आएगा, और वस्तु प्रथम भी नहीं होना चाहिए। भाव प्रधान जो है भाषा होना चाहिए। अगर भाव प्रधान आपको ऑप्शन में नहीं दिया जाएगा तो ऑप्शन ए सभी दे सकता है, सरल दे देगा। भाषा क्या होनी चाहिए? सरल होना चाहिए, स्पष्ट होना चाहिए, और क्या होना चाहिए? और संयत होना चाहिए। ये भी हो सकता है आपको ऑप्शन में दिया जाए। तो टिप्पण के बारे में याद रखिएगा, संबंध कार्यालय से है, किसी विषय पर अधिकारियों को अगर सुझाव देना होता है तब वे लोग टिप्पण का प्रयोग करते हैं। तो भाव प्रधान उसका भाषा होना चाहिए। यह जो है पत्र लेखन से रिलेटेड क्वेश्चन था, जो कि एक्साइज में बकायदा यह टॉपिक मेंशन है पेपर 2 में। शब्दावली का अर्थ क्या है? तो सबसे पहले तो आप लोग ये बताइए कि आवली का अर्थ क्या होता है। छोड़िए उतना दूर मत जाइए, दीपावली का अर्थ बताइए क्या होता है। तो दीपावली जो है क्या है, इसमें कौन सा संधि है? दीर्घ संधि। दीप प्लस आवली से मिलकर बना होता है, ठीक है, दीप प्लस आवली। दीप मतलब दिया होता है, आवली मतलब होता है पंक्ति या कतार। तो दियों के कतार को जो है आप लोग बोलते हैं कि दीपावली मना रहे हैं, ठीक है, दीपावली मतलब होता है दियों का कतार होता है, ठीक है। तो दीपावली में इस तरह से चीज होता है। तो उसी तरह से शब्दावली है, तो क्या हो जाएगा? शब्दों की पंक्ति या फिर आवली यहाँ पे बोलिए, तो इसका अर्थ हो जाता है शाब्दिक अर्थ शब्दों का समूह। तो उसी के लिए जो है शब्दावली वर्ड यूज होता है। तो आई होप कि इसमें कोई दिक्कत नहीं होगा, ठीक है। शब्दावली, शब्द प्लस आवली से मिलकर बनाया है, तो शब्दों का समूह के लिए शब्दावली शब्द यूज किया जाता है। आवली का मतलब पंक्ति होता है। क्वेश्चन को ध्यान से सुनिएगा। कबीर जो है प्लस में तुलसीदास, उसके बाद बहुत सारे मतलब कवि जो है आपको पेपर 2 में मेंशन है, जो सीजल वालों के बारे में बात कर रहा हूँ। कबीरदास हैं, तुलसीदास हैं, रसखान हैं, और बहुत सारे कवि हैं जो इनके बारे में आपको डिटेल में पढ़ना है। तो कबीर निम्नलिखित में से किस शाखा के प्रतिनिधि कवि हैं? प्रेमाश्रयी, ज्ञानाश्रयी, रामाश्रयी या फिर कृष्णाश्रयी? तो जो कबीर हैं वह ज्ञानाश्रयी शाखा के कवि हैं।
अगर देखिएगा तो अगर ये सब भी ऑप्शन में अगर नहीं हो तो कुछ और पॉइंट याद रखिएगा कबीरदास के बारे में कि भक्ति काल के या निर्गुण शाखा के जो उप शाखा है ज्ञानाश्रयी उसके कवि हैं। अब फिर से सुनिएगा, भक्ति काल के निर्गुण शाखा के उप शाखा है ज्ञानाश्रयी, उसके यह कवि कबीरदास हैं। ठीक है, ध्यान रखिएगा। कबीरदास के गुरु कौन थे? तो रामानंद। ठीक है, प्रेमाश्रयी कवि देखिए कौन कौन से, ध्यान से सुनिएगा। एक तो है मलिक मोहम्मद जायसी, इनको विद्रोही कवि बोला जाता है। किसके लिए फेमस है? पद्मावती। तो ये जो है से पद्मावती के लिए फेमस हैं, सॉरी पद्मावत के लिए। कुछ और कवि देख लीजिएगा, मंझन है, उसके बाद कुतुबन है, एक और कवि थे उस्मान। तो ये सब जो है से प्रेमाश्रयी शाखा के सब प्रतिनिधि हैं। रामाश्रयी शाखा के तो आप लोग को पता होगा तुलसीदास हैं, ये तो बिना कुछ बताए हुए भी समझ आएंगे आप लोग। ठीक है, राम जी के बारे में लिखे हैं, तुलसीदास जी हैं। और कृष्णा जो कृष्णाश्रयी शाखा के हैं, कृष्णाश्रयी शाखा के वह है से सूरदास हैं। सूरदास के बारे में कहा जाता था कि ये ब्लाइंड थे ना, और सूरदास के गुरु वल्लभाचार्य थे। ठीक है, वल्लभाचार्य। तुलसीदास के गुरु नरहरि दास। आंसर इसका ज्ञानाश्रयी हो गया। निर्गुण एक काव्य धारा होता है ना। कृष्ण गीतावली के रचयिता कौन है? सूरदास, रायदास जिनको रविदास भी आप लोग बोलते हैं, तुलसीदास या फिर रसखान। तो आपको पता होगा, क्वेश्चन तो इजी है, बहुत बार पूछा गया है। तुलसीदास जी हैं से राइटर हैं श्री कृष्ण गीतावली के। देखिए इंटरनेट पर सर्च कर रहा था तो तुलसीदास जी के बारे में इतना सारा रचना जो है मुझे आया निकल कर मतलब मिला था, तो इसको मैं आपको डाल दिया। कृष्ण गीतावली देख लीजिएगा, 1571 में लिखा गया था, तो इसका डेट भी आप लोग याद रख लीजिएगा। गीतावली है, कवितावली है, दोहावली है, कवितावली है, दोहावली कहीं भी होगा, देखिए यहाँ पे है। तो तीनों जो है इनके द्वारा लिखा गया, कवितावली, गीतावली, दोहावली। विनय पत्रिका भी इनका है। उसका बाद रामचरितमानस तो आप लोग भूल नहीं सकते हैं। रामचरितमानस जो है किस भाषा में है? अवधी भाषा में है। ठीक है, ये वाला अवधि नहीं। ठीक है, गलती लिखा हूँ क्योंकि एग्जाम में गलती मत कीजिएगा, ये ध में होता है। ठीक है, ये अवधि मतलब समय होता है। जानकी मंगल मतलब सारा बुक तो इंपॉर्टेंट ही है। ठीक है, इतना जितना भी हमें घेर दिया वो सारा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, सारा इंपॉर्टेंट है। इसका आंसर तो सी हो गया। तुलसीदास जी को देख लीजिए, गुरु का नाम इनका नरहरि दास है। बाकी इनका जो जीवन काल था वो बोला जाता है 1511 से लेकर 1623 के बीच में था, और यह अकबर के समकालीन थे। जो मुगल बादशाह अकबर थे उनके समकालीन थे, तीसरे बादशाह थे अकबर। सारा देख लीजिएगा, इंपोर्टेंट रचनाएं मैं आपको बता दिया था। कृष्ण गीतावली, गीतावली रामचरितमानस है, विनय पत्रिका है, दोहावली है, कवितावली है, जानकी मंगल, ये सब बहुत फेमस जो है रचनाएं हैं, बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कर्मभूमि के लेखक का नाम क्या है? सत्यजीत रॉय, शेखर जोशी, कृष्णचंद्र या फिर प्रेमचंद? आंसर इसका डी होगा। कर्मभूमि के लेखक प्रेमचंद है। प्रेमचंद ने बहुत सारे रचनाओं, बहुत सारे देखिएगा तो बुक उपन्यास लिखे हैं। कर्मभूमि है, निर्मला है, गोदान है, बूढ़ी काकी है, दो बैलों की कथा है, पुष्की रात है। तो ये सब रचना जो है प्रेमचंद लिखे हैं। प्रेमचंद के बारे में कुछ और चीज आगे डिस्कस करने वाला हूँ। फॉर द टाइमिंग, कर्मभूमि के लेखक प्रेमचंद। हिमकरिटनी के रचयिता का नाम क्या है? तो हिमकरिटनी और एक हिमतरंगिनी, दोनों याद रखिएगा, माखनलाल चतुर्वेदी है। अगेन हिमकरिटनी और हिमतरंगिनी दोनों माखनलाल चतुर्वेदी लिखे हैं। रामधारी सिंह दिनकर, इन लोगों का ना लास्ट नाम भी आप लोग ध्यान रखिएगा, ये सब ना पूछ दिया जाता है। भवानी प्रसाद मिश्र, इनका जो लास्ट नाम होता है ना इधर रुद्र लिखते हैं, ये तो यहाँ पे नहीं है लेकिन ये रुद्र लिखते हैं। ये सब चीज याद रखिएगा। दिनकर ये लिखते हैं। सूर्यकांत त्रिपाठी क्या लिखते हैं? निराला लगाते हैं। तो आंसर तो हो गया। रामधारी सिंह दिनकर जो है से उर्वशी के लिए फेमस है, और इनका एक और बुक है संस्कृति के 4 अध्याय। ठीक है, ध्यान रखिएगा। एक बुक आ रहा है माइंड पर जिसका नाम है, आपको देखिएगा, विचारों के 11 अध्याय। वो कि अभी जो वर्तमान में विधानसभा अध्यक्ष हैं रविंद्रनाथ महतो, उन्हीं के द्वारा लिखा गया है विचारों के 11 अध्याय। इन्हीं जैसा नाम है, संस्कृति के 11 अध्याय, और इनका है विचारों के 11 अध्याय। भवानी प्रसाद मिश्र रुद्र का एक बुक है कालजयी ना, इंपॉर्टेंट बुक है कालजयी, याद रख लीजिएगा। आंसर इसका ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, महादेवी वर्मा के रेखा चित्र भक्तिन के प्रमुख पात्र भक्तिन का वास्तविक नाम क्या था? तो इसका नाम लक्ष्मी या कहीं कहीं लक्ष्मी में देखने को मिल जाएगा। ठीक है, बाकी निर्मला तो एक अलग ही बुक है, देखिएगा। तो और उसमें जो मुख्य पात्र है वो निर्मला ही है।
मालती धनिया, कुछ कुछ बताता हूँ सुनिएगा। जो गोदान उपन्यास था आपको पता होगा 1936 में प्रकाशित हुआ था, और ये जो है अधूरा उपन्यास इनका बोला जाता है कि रहा था। तो इतमालती है, धनिया है, एक इसका पात्र है झुनिया, मालती धनिया झुनिया, ये सब इसके पात्र हैं। होरी भी इसका एक पात्र है, होरी, ध्यान रखिएगा, डायरेक्ट पूछ देगा, प्रेमचंद बकायदा मेंशन है आपके पेपर 2 में ना। होरी है, और एक जमींदार भी था, उसका नाम था राय साहब ना। ये सब उस उपन्यास के बारे में है। पात्र का नाम भी डायरेक्ट आपसे पूछ दिया जाता है। आंसर इसका लक्ष्मी हो जाएगा। निर्मला तौला की कहानी है। ये सारा जितना चीज देख रहे हैं वह सब गोदान के बारे में है, अधूरा उपन्यास था इनका। ये जमींदार थे, ये सब इनके पात्र है, झुनिया, मालती, धनिया, होरी। भारतीय आर्य भाषा के विकास क्रम में पाली व प्राकृत के उपरांत तीसरी भाषा कौन सी है? तो देखिए, अगर ध्यान दीजिएगा आप लोग, जो हिंदी भाषा का विकास हुआ था तो सबसे पहले ना वैदिक संस्कृत था, उसके बाद लौकिक संस्कृत आया था। तो संस्कृत से आया पाली, उसके बाद प्राकृत लैंग्वेज आया, उसके बाद अपभ्रंश आया, फिर अवहट आया, और उसके बाद हिंदी। ये जो है हिंदी भाषा का विकास क्रम है। तो ये आपको सारा पता होना चाहिए, कहीं भी उठा के पूछ सकता है। जैसे इसमें देखिए क्वेश्चन क्या पूछा था, पाली और प्राकृत के उपरांत, पाली और प्राकृत के उपरांत जो है तीसरी भाषा कौन सी है? तो तीसरी भाषा यहाँ पे अपभ्रंश देखने को मिल रहा है, अवहट बाद में आया था, तो इसका आंसर सी हो जाएगा। ऐसे अवहट तो ऑप्शन में है भी नहीं, ठीक है, ध्यान रखिए। मराठी तो हिंदी भाषा के विकास में आता ही नहीं है, तो इसको तो आप लोग ऐसे भी कट कर सकते हैं। और संस्कृत सबसे पहले है, थोड़ा बहुत दिमाग लगाइएगा तो सबसे पहले, तो सबसे पहले जो है वह 3rd नंबर पे या 4th नंबर पे कैसे आ सकता है? तो ये भी ऑप्शन आपका कट जाएगा, ये भी ऑप्शन कट जाएगा, हिंदी तो लास्ट में आता है। दिमाग लगाइएगा तो कुछ पता नहीं भी रहेगा तो भी आंसर निकल जाएगा। आंसर इसका सी है, ठीक है, अपभ्रंश हुआ है। बाकी इसका देख लीजिएगा टाइमलाइन कैसे कैसे हुआ था, ठीक है। पहले वैदिक संस्कृत आया था, उसके बाद लौकिक संस्कृत आया था। देवनागरी लिपि का जन्म किससे हुआ है? तो देवनागरी लिपि का जन्म ब्राह्मणी लिपि से हुआ है, ठीक है, ध्यान रखिएगा। अशोक के जो अभिलेख हैं वो भी आपको ब्राह्मणी लिपि में देखने को मिल जाएंगे। क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। देवनागरी लिपि, और देवनागरी लिपि के बारे में उपबंध जो है हिंदी भाषा के बारे में बोला जाता है। आर्टिकल 343(1) में मेंशन है कि हिंदी भारत की राजभाषा होगी और इसकी लिपि देवनागरी होगी, यही मेंशन है आर्टिकल 343 फर्स्ट में। जब लिखने से कोई अंश छूट जाता है तो उसे प्रदर्शित करने के लिए कौन सा चिन्ह प्रयुक्त होता है? प्रश्नवाचक, अल्पविराम, निर्देशक या फिर हंस पद, ठीक है। तो आइए मैं कुछ लिख कर दिखाता हूं। मैं कल से भूखा हूं, ठीक है, कब से? कल से। कल तो मेरा छूट गया ना, तो अब इसको ऐसे लिखेंगे, या तो जगह है नहीं, तो इसको लिखने के लिए आप लोग क्या करेंगे, ऐसे करते हैं, याद है आपको? अब यहाँ पे आप लोग कल लिख देते हैं, ठीक है। तो यही कहानी होता है। इसको ना, ये साइन आप देख रहे हैं उसको हिंदी में हंस पद कहा जाता है। समझा दिया, कोई इसमें इफ एंड बट्स नहीं होना चाहिए। यहाँ पे निर्देशक चिन्ह का मैं एक उपयोग बताना चाहूँगा। ऐसे देखोगे कोई चीज़ अगर निर्देश करना होता है तो वहाँ पे देते हैं। अगर मान लेते हैं कोई आप शब्द लिख रहे हैं, एक पंक्ति में शब्द लिख रहे हैं और पंक्ति पूरा हो गया, जैसे रामचरितमानस लिखना था, तो ये पंक्ति मेरा पूरा हो गया, तो 900 आप जैसे नीचे लिखना पड़ेगा। तो यहाँ से क्या करना पड़ेगा, इसको जो है निर्देशक चिन्ह देना पड़ेगा। तो ये भी पॉइंट आप लोग याद रखिएगा। ये पूछा गया है तो ये भी आपको पूछा जा सकता है, मेरे माइंड में आया तो बता दिया। हंस पद का साइन इस तरह से होता है, आप लोग भूलिएगा नहीं, क्या होता है तो आपको बता ही दिया। और बाकी हिंदी में आप देखिएगा तो इस तरह का फुल स्टॉप भी चलता है ना, ध्यान रखिएगा। जो अंग्रेजी वाला फुल स्टॉप है वो चलता है हिंदी में। भाषा की सबसे छोटी ध्वनि इकाई जिसके खंड न किए जा सके, तो बहुत इजी क्वेश्चन है, वर्ण इसको कहा जाता है, ठीक है। वर्णों के सार्थक समूह को शब्द कहा जाता है, और जब शब्द मिल जाता है तो क्या बनता है, वाक्य बनता है। पद क्या होता है, पद के बारे में पता है? देखिए पद जो होता है, कोई अगर सार्थक शब्द है, अगर बात कीजिएगा तो किसी सार्थक शब्द का
वाक्य में प्रयोग करना जो है से कहलाता है पद, ठीक है। और आप लोग पद परिचय पढ़े होंगे, जिसमें आप लोग किसी शब्द के बारे में पूछा जाता है कि रेखांकित जो शब्द है उसका काल क्या है, वचन क्या है, लिंग क्या है, ये सब आपको जो है से पूछा जाता है, तो वो पद होता है, पद परिचय पढ़े होंगे। आंसर इसका सी है, वर्ण होता है। वर्ण बकायदा आप लोग पूरा डिटेल में पढ़ लीजिएगा, वर्णों के उच्चारण स्थान क्वेश्चन आपको आते ही रहता है। अंतिम शब्द में कौन सा प्रत्यय है? एक अंतिम म है ना, ये हटाइए और ये हटाइए चुपचाप, ईमा तो दिख नहीं रहा है, इम ही होगा। अंतिम में जो है से इम प्रत्यय लगा हुआ है। अगर इसको देखिएगा तो इसमें अंतिम है ना, तो अन जो है से मूल शब्द है और इसमें इम प्रत्यय लगा हुआ है, तो इसी तरह से यह अंतिम बन जाता है। ध्यान रखिएगा, एग्जाम होगा ना तो इस तरह से भी ऑप्शन आपको एग्जाम में फंसाने के लिए डाल सकते हैं, ठीक है। बड़ी लिखे तो बड़ी नहीं होगा, छोटी होगा, क्योंकि यहाँ पे देख सकते हैं छोटी लगा है अंतिम में। निम्नलिखित में से स्त्रीलिंग शब्द कौन सा है? नीम है, अरावली है, जामुन है, चंबल है। नदियों के नाम स्त्रीलिंग होते हैं ना, ध्यान रख लीजिएगा। तो चंबल है से स्त्रीलिंग है, बाकी पर्वत है, दिन है, देश है, पेड़, सागर, अनाज, ये सब के सब जो है से पुल्लिंग होते हैं। तो नीम पेड़ हो गया, अरावली जो है से पर्वत है तो पुल्लिंग हो गया, जामुन एक फल है पुल्लिंग है, और बताया पेड़ होता है, सागर, अनाज, ये सब जो है से पुल्लिंग होते हैं। चंबल यहाँ पे स्त्रीलिंग शब्द है। एक पॉइंट मैं यहाँ पे बताना चाहूँगा, एक्सेप्शन बता रहा हूँ। ग्रहों के नाम ना पुल्लिंग होता है, लेकिन एकमात्र ऐसा ग्रह है जो कि स्त्रीलिंग है, वह कौन सा है? तो वही है जहाँ पे आप रह रहे हैं। कहाँ पे रह रहे हैं? पृथ्वी पर, ठीक है। सौरमंडल का 5वां सबसे बड़ा ग्रह और सूर्य से क्रम के नंबर पे 3रा। निम्नलिखित में से पुल्लिंग शब्द का क्या हो रहा है? पुल्लिंग शब्द को छांटिए, को है भी नहीं। चाहत, रंगत, मेहनत या फिर आहार। तो इसमें आहार जो होता है ऐसे पुल्लिंग है, बाकी सब स्त्रीलिंग है। चाहत, रंगत, मेहनत ये सब स्त्रीलिंग है, आहार पुल्लिंग है। भलाई में प्रत्यय क्या है? तो ये तो आप लोग इजीली पता कर सकते हैं कि भलाई में कौन सा प्रत्यय है। छोटी तो है, फिर लाई है, फिर आई है, फिर भ है। तो देखिए इसमें जो भलाई में प्रत्यय लगा हुआ है उसमें मूल शब्द है भला, और इसमें आई प्रत्यय लगा हुआ है, ठीक है। छोटी आई नहीं होगा, यहाँ पे बड़ी होगा। तो भला जोड़ आई, भलाई, तो आंसर इसका बी। तिरंगा में कौन सा समास है? द्वंद्व समास, द्विगु समास, अव्ययी भाव समास या फिर तत्पुरुष समास? आंसर इसका बी है। जिस समास का पहला शब्द संख्यावाची हो उसे द्विगु समास बोलते हैं। तिरंगा को बोलते हैं 3 रंगों का समूह या फिर समाहार, ठीक है, तिरंगा। लेकिन हमारे जो राष्ट्रीय ध्वज है हमारा, उसमें 3 रंग नहीं है, 4 रंग है, ठीक है। चौथा रंग कौन सा है? तो अशोक चक्र आप लोग जो देखते हैं उसका हल्का नीला कलर है, तो 4 कलर हो जाता है। समास के 6 भेद होते हैं और तत्पुरुष समास के भी 6 भेद होते हैं। 4 तो यहाँ पे देख लिया आपने, द्वंद्व, द्विगु, अव्ययी भाव, तत्पुरुष। एक हो गया आपका बहुव्रीहि और एक बचेगा कर्मधारय। अशुद्ध वाक्य का चयन कीजिए। कामयानी उच्च कोटि का काव्य है। जयशंकर प्रसाद लिखे हैं, माता पिता पूजनीय हैं, आपका भविष्य उज्जवल है, इस पुस्तक का नया संस्करण प्रकाशित हो रहा है। इसमें तो जो है सारा का सारा ही वाक्य गलत है। वाक्य पूरा कब होगा जी? वाक्य पूरा तभी होगा जब लास्ट में आप फुल स्टॉप डालिएगा। तो देखिए इस तरह से प्रिंटिंग मिस्टेक भी करके देते हैं, तो यहाँ पे कोई वाक्य तो शुद्ध है ही नहीं, ठीक है, सारा का सारा जैसे अशुद्ध ही है, फुल स्टॉप दे ही नहीं है तो कैसे माने। देखिए ये तो हो गया ऐसा मिस्टेक, उसके बाद हम बात करेंगे, बात ही नहीं करेंगे। यहाँ पे जो अशुद्ध वाक्य है बी है, माता पिता पूजनीय। यहाँ पे ना शब्द संबंधी, शब्द मत बोलिए, वर्तनी संबंधी जो है से अशुद्धि है। पूजनीय शब्द होता ही नहीं है। एक तो शब्द होता है पूज्य या फिर पूजनीय, तो पूज्य का ही अर्थ होता है पूजनीय, पूज्यनीय कोई शब्द नहीं होता है। इस तरह से कंफ्यूज मत कीजिएगा आप लोग। तो यही जो है से गलत था। बाकी कामयानी उच्च कोटि का काव्य है, सही है। आपका भविष्य उज्ज्वल है, ये भी गलत लिखा हुआ है। उज्ज्वल ऐसे लिखा था ही नहीं है, वो ऐसे लिखा था। दोनों जगह जैसे आधा ही ज होता है, पूरा ज नहीं होता है। और इस पुस्तक का नया संस्करण, यहाँ पे संस्करण सही लिखे हैं, प्रकाशित हो रहा है। कोई दिक्कत? अरविंद शब्द का पर्यायवाची शब्द बताइए। कल्प वृक्ष, केवड़ा, कमल या फिर गुलाब? आंसर इसका सी हो जाएगा कमल। पंकज, जलज, सरोज, राजीव, अरविंद सब कमल के पर्यायवाची हैं। निर्धन में कौन सा संधि है? तो इसको मैं ना संधि विच्छेद करता हूं, आप लोग बताइएगा। नि प्लस धन हो गया निर्धन, कौन सा संधि होगा? तो इसमें हो जाएगा विसर्ग संधि। आंसर इसका डी हो जाएगा। विसर्ग दिख रहा है ना यहाँ पे, तो विसर्ग संधि हो गया। बाकी अयादि संधि होता है, यन संधि होता है,
अयादि यन, गुण, दीर्घ और वृद्धि। तो ये 5 जो आप दिख रहे हैं, पांचों पांडव हैं, वह स्वर संधि के प्रकार हैं। और व्यंजन संधि एक प्रकार होता है, एक विसर्ग संधि प्रकार होता है। तो 3 तरह के कुल संधि होते हैं। और संधि में भी संधि है जिसका संधि विच्छेद होता है सम प्लस छोटी धी, समधि। ठीक है, संधि। आंसर इसका डी है। आंखों का पानी ढल जाना, ठीक है, यानी कि निर्लज हो जाना। ठीक है, इसका आंसर होता है सी। तो मुहावरे को देख लीजिएगा, आंखों का पानी ढल जाना, निर्लज हो जाना इसका अर्थ होगा। निम्नलिखित में से कौन सा विलोम शब्द सुमेलित नहीं है? पौराणिक, प्राचीन, यही गलत है। कनिष्ठ का ज्येष्ठ होता है, उग्र का सौम्य होता है, ध्वंस का निर्माण होता है। ध्वंस मतलब कोई चीज को ढा देना, गिरा देना, डिमोलिश कर देना, ठीक है, डिस्ट्रॉय कर देना। और इसका होता है कंस्ट्रक्ट कर देना। पौराणिक को देख लीजिएगा ना, पौराणिक का अगर उल्टा देखिएगा तो यह अपौराणिक बोला जाता है ना, अपौराणिक। और प्राचीन का देखिएगा तो इसका अर्वाचीन होता है। थोड़ा अजीब लग रहा होगा सुनने में, लेकिन यही इसका विलोम है। प्राचीन का उल्टा अर्वाचीन और पौराणिक का उल्टा अपौराणिक होता है। श्रद्धानंद का संधि विच्छेद क्या है? तो यह श्रद्धा प्लस आनंद हो जाएगा। श्रद्धा प्लस आनंद में अगर संधि देखिएगा कौन सा है, तो श्रद्धा आ, यहाँ पे भी आ है, यहाँ पे तो आ प्लस आ, ठीक है, तो क्या हो गया, आ ही आ रहा है। श्रद्धा में देखिए यहाँ पे श्रद्धा का भी यहाँ पे उच्चारण देखिएगा, श्रद्धा के बाद तो आ ही आ रहा है। तो आ प्लस आ मिलने पर आ ही आ रहा है। तो यहाँ पे दीर्घ हो रहा है ना, आ को जो है से दीर्घ बोलते हैं, तो इसमें यहाँ दीर्घ संधि हो जाएगा। आंसर इसका भी है। ग्रंथि का तद्भव शब्द क्या है? मुझे लगता है कि मैं इसको पढ़ा चुका हूँ ना। गांठ होगा ग्रंथि का ना, ये वाला नहीं होगा, यह अनुनासिक वाला होगा, अनुस्वार वाला नहीं। और अनुस्वार और अनुनासिक को दोनों को, ये अनुस्वार यहाँ पे दिख रहा है और अनुनासिक दिख रहा है, वह दोनों को जो आचार्य रामचंद्र शुक्ल हैं वह इसको अयोगवाह कहे हैं, आचार्य रामचंद्र शुक्ल। श्रृंगार का तत्सम शब्द क्या है? श्रृंगार, ये वाला श्रृंगार या फिर ये श्रृंगार या फिर ये श्रृंगार, कौन होगा आंसर? आंसर इसका सी होगा। कहीं कहीं आप लोग देखिएगा तो ये वाला जो श्रृंगार है कहीं कहीं मैं पढ़ा भी चुका हूँ, डिस्कस नहीं किया था, ओके। इस तरह से भी कहीं कहीं देखने को मिल जाएगा, तो यह गलत नहीं है। अब गलत क्यों नहीं है, आइए इसके पीछे का आपको रीजन बताते हैं। ये जो स्र आप लोग देखते हैं, ये स्र, यह किससे मिलकर बना होता है? तो इसको ध्यान रखिएगा, जो स्र होता है यह स हलन प्लस र प्लस अ से मिलकर बना होता है, ठीक है। तो यहाँ से अगर ये वाला पॉइंट हटा दिया जाता है र, तो ये क्या बन गया, यह बन गया, ठीक है। तो यहाँ पे र हट गया, तो ये वाला हट गया ना, तो क्या हो गया, तो सिर्फ यह स रह गया ना, तो स रह गया और इसमें री लगा दिया गया। तो स में अगर री लगा दिएगा तो इस तरह से नहीं बन जाएगा, तो यही तो इसमें लिखा हुआ है श्रृंगार, यहाँ पे बिंदु होगा अनुस्वार, ठीक है। तो इसको पॉइंट को ध्यान रखिएगा कि क्यों जो है ऐसे लिखा जा सकता है। तो ए भी सही है, ए भी सही है। पहले मैं इसको डिस्कस कर चुका था, लेकिन जो है ये पॉइंट में क्लियर नहीं किया था कि ऐसे इसको क्यों लिखा जा सकता है। तो दोनों के दोनों सही है। इसके पीछे का रीजन आपको बता दिया, समझ में नहीं आया होगा तो कमेंट बॉक्स खुला है, बता दीजिएगा। आंसर इसका सी है। जो शब्द कौन सा सर्वनाम है? निश्चयवाचक, निजवाचक, संबंधवाचक या फिर पुरुषवाचक? आंसर इसका सी है ना। जो शब्द है वह एक संबंधवाचक है। कुछ कुछ शब्द बता रहा हूं, ध्यान सुनिएगा। जैसे एक तो जो हो गया, एक सो देखिए, उसने, जिसने, ये सब शब्द जो आएगा वह संबंधवाचक होगा। निजवाचक उदाहरण देख लीजिए, आप, स्वयं, खुद, अपना, ये सब निजवाचक में आएगा। निश्चयवाचक में क्या क्या आएगा? यह, वह, इस, उस, ए, वे, ये सब देखिएगा आएगा आपका निश्चयवाचक में। और पुरुषवाचक इंपोर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। पुरुषवाचक में क्या आएगा? मैं, तुम, जो पर्सन से रिलेटेड हो ना, ध्यान रखिएगा, मैं, तुम, वह, ये सब। तो जो शब्द क्या हो गया, तो यह जो है एक संबंधवाचक उदाहरण हो गया, संबंध को बताता है। अधिसूचना, इसको अंग्रेजी में नोटिफिकेशन कहते हैं। और मुझे लगता है कि ये क्वेश्चन पहले भी आ चुका है। ये क्वेश्चन जो सारा आप लोग देख रहे हैं, जितना भी अब तक मैं हिंदी का क्लास ले चुका हूँ, इंडिया के अंदर जितना भी एग्जाम होता है सबका मैं कलेक्शन आपको दे दिया हूँ, ठीक है। कि इसी तरह से क्वेश्चन अलग अलग एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। आपको तो पता होगा ट्रूली स्पीकिंग झारखंड में तो उतना एग्जाम होता नहीं है। कुछ एक एग्जाम हुआ है, तो उसके आधार पर भी जो है मैं आपको देखिएगा तो अलग अलग पार्ट में डिस्कस कर चुका हूँ कि हाँ ऐसा ऐसा क्वेश्चन आता है।
तो इसी तरह से क्वेश्चन आपको अलग अलग एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो अधिसूचना का जो प्रकाशन होता है, पत्र लेखन, अगेन एक्साइज वालों आप लोग का यह सिलेबस में मेंशन है अधिसूचना। नोटिफिकेशन जो है वह जैसे सरकारी गजट में प्रकाशित होता है। तो सरकार के बारे में कोई अगर निर्देश है, कोई सूचना होता है उन लोग के बारे में, किसी के अपॉइंटमेंट है, तो वह सब चीज़ जो है सरकारी गजट में जो है प्रकाशित किया जाता है। अधिसूचना के बारे में ध्यान रखिएगा, या किसी पत्रिका में लिखा हुआ है, ऐसा नहीं होता है। माता पिता दोनों प्रसन्न थे, इस वाक्य में माता पिता के मध्य कौन सा विराम चिन्ह लगेगा, यानी कि यहाँ पे एक गलत है, तो ए वाला जो है लगता है, तो इसको योजक चिन्ह कहा जाता है ना। तो योजक चिन्ह का जो है प्रयोग यहाँ पे माता पिता दोनों प्रसन्न थे वहाँ पे लगेगा। योजक चिन्ह कहाँ होता है, तो आपको पता होना चाहिए कि कहीं कहीं अगर समासिक पद होता है, जैसे तो समासिक पद है माता पिता, ठीक है, माता और पिता, कौन सा समास है, तो इसमें द्वंद्व समास है, ठीक है। कोई दिक्कत है क्या, माता पिता भाई बहन थाली लोटा दिन रात, ठीक है, ये सब में क्या है, ये सब में द्वंद्व समास होता है। तो एक तो वहाँ पे लगता है समासिक पद में योजक चिन्ह लगता है, और दूसरा जो युग्म शब्द होता है वहाँ पे जो है ऐसे लगता है योजक चिन्ह। दोनों पॉइंट को याद रखिएगा, माता पिता में द्वंद्व समास है, भाई बहन थाली लोटा, ये सब। जो व्यक्ति जन्म न ले वाक्य के लिए उचित शब्द का चयन कीजिए, यानी कि इसको वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन आपको खोजना है। अजर, अनस्वर, अमर या फिर अजन्मा। तो देखिए अजन्मा होता है, यानी कि जिसका जन्म ही ना हो उसको अजन्मा बोलते हैं। अजर का मतलब होता है जो कभी बुढ़ा ना हो, अमर मतलब जो कभी न मरे, और अनस्वर मतलब जिसका नाश कभी न किया जा सके। आंसर इसका डी है। निम्नलिखित में से शुद्ध शब्द का चयन कीजिए। प्रमाणिक, प्रामाणिक, प्रामाणिक या फिर प्रमाणिक, कौन सही होगा, आंसर इसका बी होगा। समझ रहे हो विनोद, प्रामाणिक इस तरह से होगा, बी इसका आंसर है ना। फिर से आ गया, भई गति साप छछुंदर केरी, लोकोक्ति का उपयुक्त अर्थ क्या है, तो भई गति सांप छुछुंदर केरी, इसका अर्थ होता है दुविधा में होना, ठीक है, यानी कि सांप और छुछुंदर के जैसा होना, दुविधा में होना। डी इसका आंसर होगा इस लोकोक्ति का अर्थ। लोकोक्ति देखिएगा तो क्या होता है, लोगों के द्वारा कही गई उक्ति, उसी को लोकोक्ति बोलते हैं। उक्ति मतलब कथन होता है। चरण कमल बंदो हरिराई, ये जो है जो शब्द उठाया गया है वह सूर सागर से उठाया गया है, ठीक है, जिसकी रचना सूरदास के द्वारा किया गया था। तो सूर सागर से जैसे इसको लिया गया है। तो चरण कमल बंदो हृदय, इसमें अलंकार पूछा गया है, तो इसमें रूपक अलंकार है। तो रूपक अलंकार के बारे में पढ़े होंगे, यह जो है अर्था अलंकार का एक भेद है। तो बोला जाता है कि जब गुण की अधिक समानता के कारण उपमेय को ही जब उपमान बना दिया जाता है तो उसको बोला जाता है रूपक अलंकार। तो यहाँ पर देखिए जो चरण है उसको कमल के समान जो है कोमल बताया है, चरण कमल बंदो हरिराही, ठीक है। तो आंसर इसका भी हो जाएगा यहाँ पे रूपक अलंकार है। बाकी श्लेष अलंकार होता है, एक होता है आपका अनुप्रास और एक होता है अनुप्रास श्लेष और आजा यमक। अनुप्रास लिख ही देता हूँ, आजकल ना जल्दी जल्दी मतलब रिकॉल नहीं हो पा रहा है मुझे, बहुत सारा क्लास में ले रहा हूँ, जल्दी जल्दी रिकॉल नहीं हो रहा है बीमारी के बाद। तो अनुप्रास, यमक और श्लेष तीन जो है शब्द अलंकार के भेद है। प्रोसेसर मेरा भी स्लो हो गया है, एंटीवायरस डलवाना पड़ेगा। इनमें से कौन सा शब्द गुस्से का समानार्थी नहीं है, क्रोध, अमर्ष, अपकर्ष या फिर रोष। तो देखिए क्रोध का मतलब भी होता है गुस्सा, अमर्ष का मतलब भी गुस्सा, रोष मतलब भी गुस्सा होता है। अपकर्ष का मतलब गुस्सा नहीं होता है। अपकर्ष का मतलब होता है ना कि कोई चीज़ का जो है से मतलब धीरे धीरे वो खत्म हो रहा है। इसका देखिएगा तो उल्टा हो जाएगा, अपकर्ष का उत्कर्ष, ठीक है। उत्कर्ष का मतलब उत्थान होता है, ठीक है, ऐसे ही थोड़ी ना उत्कर्ष क्लासेस है, उत्थान किया है लोगों को। तो अपकर्ष इसका आंसर हो जाएगा। अपकर्ष का मतलब विनाश होता है, ठीक है, विनाश के कार पर जा रहे हैं, और उत्कर्ष का मतलब उत्थान होता है। नेक्स्ट है पृथ्वीराज रासो हिंदी साहित्य के किस काल में लिखा गया, आदिकाल, भक्तिकाल, रीतिकाल या फिर आधुनिक काल। आइए थोड़ा सा इसको देख लीजिए, कहाँ गया स्लाइड, यहाँ पे आ गया। देखिए इसको आदिकाल, आचार्य रामचंद्र शुक्ल के बारे में ध्यान रखिएगा। ये जो है इसे 4 काल में डिवाइड किए थे, आदिकाल, भक्तिकाल, रीतिकाल और फिर आधुनिक काल, ठीक है ना। हिंदी साहित्य के बारे में बात किया जा रहा कि 4 पार्ट में डिवाइड किए थे। तो वीरगाथा काल देखिएगा तो 1050 से 1375 बोले, 1375 से 1700 को यह पूर्व मध्यकाल या फिर भक्ति काल बोल दिए, और उसके बाद 1700 से 1900 का काल को यह रीति काल बोल दिए, और 1900 से जो वर्तमान काल तक चल रहा है उसको यह आधुनिक काल बोलते हैं, आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी। तो इनके अनुसार देखिएगा तो पहले तो आपको पता होना चाहिए कि जो पृथ्वीराज रासो है
वह कब लिखा गया था, तो इसका टाइम है 1343, ठीक है। तो देख लीजिएगा यह इसी के बीच में आएगा, 1343 इसके बीच में आएगा, तो यह आदिकाल में लिखा गया था। स्लाइड आगे पीछे हो गया, आंसर इसका ही हो जाएगा, ठीक है। आदिकाल को वीरगाथा काल के नाम से भी जाना जाता है। पृथ्वीराज रासो चंद्रबरदाई के द्वारा लिखा गया था, जो कि पृथ्वीराज चौहान के दरबार में थे। कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। ये क्वेश्चन इसको मैं छोड़ रहा था, कंप्यूटर देखा ना अचानक है, तो इसको मुझे लगा कि ये कंप्यूटर क्वेश्चन कहीं मिस से चला गया है, लेकिन एक्चुअली में कंप्यूटर क्वेश्चन नहीं था, तो इसको बाद में ऐड किया गया, इसलिए इसमें टिक लग गया था। तो देखिए जब कंप्यूटर में जो चाणक्य नाम है उसका संबंध किससे है, तो हिंदी के संदर्भ में आपसे पूछेगा यह क्वेश्चन, ठीक है, कि हिंदी के संदर्भ में जो कंप्यूटर में चाणक्य हुआ क्या है, तो यह ना फ़ॉन्ट है, क्या है, फ़ॉन्ट है। तो आप लोग जो फ़ॉन्ट स्टाइल आप लोग देखते होंगे, एरियल होता है, रेगुलर होता है सब, तो ये ना एक फ़ॉन्ट स्टाइल का यह प्रकार है, ठीक है, चाणक्य, और हिंदी का फ़ॉन्ट है, इसलिए आपके लिए इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो चाणक्य के बारे में याद रखिएगा। बाकी चाणक्य तो आपको पता होगा कौन है, ठीक है, धनानंद का नाश यही करवाए थे चंद्रगुप्त के साथ मिलकर, और इनका तो अर्थशास्त्र भी जो है से फेमस है, जो कि एक राज व्यवस्था की पुस्तक है ना, ध्यान रखिएगा, राज व्यवस्था, नियम कानून, कृषि सब के बारे में वर्णन है, ठीक है। अर्थशास्त्र की पुस्तक नहीं है, अर्थशास्त्र नाम इसका है, लेकिन ये इकोनॉमिक्स का बुक नहीं है, ये जो है राज व्यवस्था के बारे में बुक है, यानी कि राजकाज को किस तरह से चलाना है। कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। यह एक कंप्यूटर का एक फ़ॉन्ट है, जो कि हिंदी भाषा में यह फ़ॉन्ट है, इसीलिए इंपॉर्टेंट है। मुझे तो देखकर लगा था कि ये तो क्वेश्चन कंप्यूटर का ही है। तो आई होप कि क्लास फ्रूटफुल रहा होगा। लेक्चर को जितने बार देखना होगा देख लीजिए, बहुत सारा चीज़ मैं डिस्कस कर चुका हूँ। अभी कुछ भी आपको पीडीएफ में नहीं मिलने वाला है, पीडीएफ में सिर्फ और सिर्फ आपको क्वेश्चन और उसका आंसर मिलेगा, ठीक है। तो नोट करना होगा तो आप लोग नोट कर लीजिएगा कुछ चीज़। आई होप कि कोई चीज़ तो मिस्टेक यहाँ पे होगा नहीं। तो वीडियो को लाइक करके शेयर जरूर कर दीजिएगा, और बाकी क्लास कैसा लग रहा है हिंदी का आप लोग जरूर बताइएगा, और कुछ और भी क्लासेस आपको मिलते रहेंगे। पीडीएफ रख लीजिएगा, टेलीग्राम मिलेगा। मिलते हैं फिर अगले क्लास में। वंदे भारतम, जय हिंद।